नमस्कार। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विषय संसद की। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके तीनों अंग यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का परिचय, शक्तियां, चुनाव, कार्यकाल, योग्यता, अधिकारी, अन्य हर एक सब टॉपिक पे विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया गया है और आप लोगों के लिए इसके नोट्स भी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी, सीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के देने का भी प्रयास किया गया है, जिससे आप प्रैक्टिस भी देख सके अपनी और आपने किस प्रकार से तैयारी अपनी की है वो आप समझ सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इंपल्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं भारतीय संसद के परिचय को। संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। विधायी अंग क्या? विधायी निकाय यानी जो कानून बना सकता है, निरस्त कर सकता है या संशोधन कर सकता है। तो केंद्र सरकार, जैसे राज्य सरकारों का कौन सा विधानसभा हो सकती है, विधान परिषद, ठीक उसी प्रकार संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। ये सरकार के संसदीय स्वरूप, सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है। ये यहाँ पे वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है ये यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली को कहा जा रहा है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी इसको अपनाया है। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, अगर आपको पता हो, जो यूके की संसद है यूनाइटेड किंगडम की, है ना, उसी के नाम पे इस मॉडल का नाम है। तो संवैधानिक प्रावधान जो भारतीय संसद के हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में आपको देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 79 से 122 तक। तो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों से संबंधित है। हमारी एक सीरीज भारत का संविधान भी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी पूरी डली हुई है। संसदीय पैटर्न की यदि बात की जाए तो जैसा अपन ने बताया, अभी बात की, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी पैटर्न के बजाय संसद के लिए ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि भारत में अभी अपन ने देखा और आपको पता ही है 3 अंग जो मैंने बताए उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है ना। इस प्रकार से भारतीय जो संसद है उसका पूरा ये एक परिचय था, है ना। तो विधायी अंग, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है कानून जो बना सकता है, संशोधन कर सकता है, निरस्त कर सकता है। और वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है? यदि हम संसद की बात कर ही रहे हैं तो एक विषय है, सब टॉपिक है पहली लोकसभा। भारतीय संसद की पहली लोकसभा भारत के आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था पहली लोकसभा का, ठीक है। इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ और पहली लोकसभा ने 5 साल अपने पूरे किए तो 57 में, है ना, 4 अप्रैल 1957 को ये भंग हुई। ऐसे इसने अपने पहली जो हमारी लोकसभा थी उसके 5 साल ऐसे पूरे हुए। लोकसभा की कुल सीटें 489 थी, 489 थी, है ना। और कुल पात्र मतदाता उस समय, ध्यान दीजिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 17.3 करोड़ थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी उस दौरान। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने कुल 37 सीटें जीती, यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे सबसे अधिक। और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्रमशः 16 और 12 सीटें हासिल की थी। आपको स्क्रीन पर छवि भी नज़र आ रही है कि ये सदस्य हैं, है ना। तो इस प्रकार 489 कुल सीट्स में 489 सांसद पहली बार पहली लोकसभा में पहुंचे। आगे बढ़ते हैं और जैसा मैंने बताया भारतीय संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को विस्तृत तौर पर जानने का प्रयास करते हैं, बढ़िया तरीके से जानते हैं, समझते हैं। बीच में कोई भी डाउट, कंफ्यूजन हो उसी समय पॉज लेते हुए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। डाउट अगर आप छोड़ देंगे तो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और अगर आप सोचें कि ख़त्म होने के बाद पूछें तो वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आप नहीं पूछेंगे, ये आप भी जानते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी,
भारतीय संसद का पहला अंग है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ना। संसद की बैठकों में भाग भी नहीं लेता है, परंतु वह संसद का एक अभिन्न अंग है। वह राष्ट्र का मुखिया होता है और देश में सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है। चूँकि जैसा हमने बताया यूके की संसदीय प्रणाली के यहाँ पे अपन ने वो अपनाई है, तो वहाँ पे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, राजा का दर्जा दिया गया है, समझना होगा। तो राष्ट्र का मुखिया है राष्ट्रपति, संसद का अंग है परंतु सदस्य नहीं है, बैठकों में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति संसद के निर्वाचित सदस्य यानी जो सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों, साथ ही विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो विधायक कहलाते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का एक वीडियो डला हुआ है, इस राज्य व्यवस्था में ही शामिल है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे बहुत जल्द। अगले वीडियो में पूरी श्रृंखला रहेगी, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अपन ने बताया है थोड़ा सा परिचयात्मक। आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों की यदि चर्चा की जाए, किसी विधेयक को कानून बनाने की स्वीकृति प्रदान करना, ये एक बड़ी शक्ति जो राष्ट्रपति की मानी जाती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनाए जा सकते, अगर पारित विधेयक वहाँ से दोनों जगह से पारित हो गया है उसके बावजूद भी। सदनों का समन और सत्रावसान यानी दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान करने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा को भंग करने तथा सदनों के सत्र में नहीं होने पर, है ना, अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोकसभा को ही भंग किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं होती। आगे अपन इस चीज़ को और डीपली जानने भी वाले हैं इसी वीडियो में। माननीय सभापति जी, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अंग की ओर, वो है राज्यसभा। राज्यसभा अर्थात राज्यों की परिषद, ये उच्च सदन है। ये तो आपको पता होगा कि लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। अब भी जस्ट बताया, कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं होती, है ना। भारतीय संविधान की अनुसूची जो 4 है, 4वीं अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित बात है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है सीधे तौर पे राज्यसभा की अनुसूची 4 भारतीय संविधान की। संरचना की बात की जाए तो राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय में, तो अभी भी राज्यसभा के निर्वाचन जारी है ना। तो अभी का हॉट टॉपिक भी है ये, जिसमें मैंने जैसा बताया 238 सदस्य जो हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए हैं, जो कि पूरा फुलफिल है ना। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, जानने योग्य जानकारी है। ये संख्या हो सकता होगा ध्यान न रहती हो, मगर याद करना पड़ेंगी, है ना। वर्तमान स्थिति भी और अधिकतम जैसी संरचना है वो भी। चुनाव जैसा मैंने बताया अभी चल ही रहे हैं। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, केवल राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है ना, लोकसभा के सांसदों द्वारा नहीं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि आदि विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। इसके पीछे ये तर्क है कि उन्हें बिना चुनाव हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदन में जगह दी जाए, है ना। तो वो राष्ट्रपति 12 लोगों को, जैसा बताया, 12 एज अ सांसद उनको नॉमिनेट करती हैं।
और साथ ही अगर कार्यों की चर्चा की जाए तो ध्यान देने योग्य बात है, लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करता है राज्यसभा, है ना। कई बार अपन कंफ्यूज होते हैं कि यार राज्यसभा में अगर प्रस्ताव आया है तो कैसा होता है, लोकसभा में आया है तो कैसा होता है, पहले राज्यसभा जाता है लोकसभा। तो लोकसभा अगर किसी कानून को बना रही है तो उसकी समीक्षा करने का काम किसका है? अगर ऐसा आए तो वो राज्यसभा का है, ठीक है। और उन्हें बदलने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की शक्ति ही है, ये कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और कानून बनाने के लिए राज्यसभा से एक विधेयक पारित करने की आवश्यकता होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जो राज्यसभा के पास है। अगर शक्ति की बात की जाए, है ना, ये कार्य थे, शक्ति की बात की जाए तो राज्यों से संबंधित मामले राज्यसभा के होते हैं। राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है राज्यसभा, इसीलिए राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को, है ना, उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए राज्यसभा के पास जाना चाहिए, है ना। जो भी ऐसा प्रस्ताव हो तो ऐसे किसी मामले के लिए यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची, आप जानते होंगे कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह, तो अगर राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है, अगर उससे हटाना है, ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरित करना है उस टॉपिक को, उस मामले को, विषय को, तो राज्यसभा का अनुमोदन अत्यंत आवश्यक है। साथ ही यदि योग्यता की बात की जाए तो अगर राज्यसभा सदस्य कोई बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 वर्ष होनी ही चाहिए, उसे यह कहते हुए शपथ लेना है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा या आस्था और निष्ठा रखेगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उसे उस राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए था जहां से वो राज्यसभा के लिए चुनाव की मांग कर रहा है, ठीक है। था क्यों बोला? क्योंकि वर्ष 2003 में ये घोषणा करते हुए एक प्रावधान किया गया कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो उस राज्य का मतदाता हो अथवा ना हो, ठीक है। 2003 में कार्यकाल, तो राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का कार्यकाल सुरक्षित है ना। 6 साल का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है। फिर 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल में सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और वो खैर वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर उनकी जो भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके एमएलएज हैं तो वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। इसीलिए हर 2 साल में जाते हैं लोग, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो यहाँ पे भंग होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक साथ कभी भी पूरा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ना ही राष्ट्रपति के द्वारा। अधिकारी तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति है। वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, आपको पता है, थंबनेल में आपने देखा होगा। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदस्यों द्वारा आपस में से निर्वाचित होते हैं। उपसभापति सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो भी उपसभापति हैं वो आपस में निर्वाचित होते हैं, ठीक है। परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये तो है ही। इसी प्रकार राज्यसभा जो उच्च सदन है हमारी प्रणाली का, भारतीय संसदीय प्रणाली का, वो होता है अपना पूरा कंप्लीट। अपन ने पर्याप्त जानकारी इसमें प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लोगों के सदन, जो निचला सदन है परंतु बहुत महत्वपूर्ण सदन है लोकसभा, उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीपली सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा ये है लोगों का सदन, यानी निचला सदन और लोकप्रिय सदन। समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है लोकसभा। इसकी संरचना की बात करते हैं तो लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो है 550 जो निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा में, है ना, जिसमें से 530 जो हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्यों का और 13 प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों का।
हाँ, ये एक फैक्ट जान लीजिए, इसके पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नामित किए जाते थे, मगर 95th अमेंडमेंट जो आया 2009 में, उसमें ये प्रावधान हुआ कि ये 2020 तक ही मान्य है ना, और सही भी है। 2020 के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्यों को नामित किया जाता था वो नामित नहीं किया जाता है ना। तो ये ऐसे ये जो फैक्ट हैं यही इंटरेस्टिंग भी हैं, जानने योग्य भी हैं, और यही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं, है ना। तो घुमा फिरा के जो देने वाली चीज़ है वो है ये, है ना। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य होते थे वो 2020 तक ही मान्य है, ऐसा 95th अमेंडमेंट जो लाया गया था एक्ट 2009 में, उसमें ये प्रावधान लाया गया। चुनाव की यदि बात की जाए तो लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा चुनाव के माध्यम से। राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, है ना। तो राज्यों के नहीं, एक्चुअली लोकसभा क्षेत्रों के, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में भी लोगों के सदन का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो अधिनियम 1965 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है ना। ये एक्ट भी याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। साथ ही कार्य की यदि बात की जाए तो लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना है। कार्यपालिका का चयन लोकसभा के द्वारा किया जाता है। व्यक्तियों का वो समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करता है। जब हम सरकार शब्द का उपयोग करते हैं तो कार्यपालिका अक्सर हमारे दिमाग में आती ही है ना। इतना आपको भी ये है कि जो समूह है, एक विशेष कलेक्शन ऑफ पीपल जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने के लिए मिलकर कार्य करे। शक्तियों की बात की जाए तो संयुक्त बैठक में निर्णय लेना, दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाकर अंतिम निर्णय लिया जाता है ना। अधिक संख्या में होने के कारण, जैसा देखा आपने, लोकसभा के पास अधिक संख्या है, प्रबल यही संभावना है कि लोकसभा की राय को पारित किया जाए और उसी को मान्य किया जाए। धन से जुड़े मामलों में, वित्त से जुड़े मामलों में, है ना, लोकसभा के पास अधिक शक्तियां हैं। या यूं कहा जाए कि राज्यसभा अगर किसी वित्त से जुड़े हुए विधेयक को, बजट को या अन्य ऐसे किसी चीज़ को धन संबंधी अस्वीकार नहीं कर सकती, है ना, तो अगर कर भी देती है तो केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है, उसमें भी कुछ नहीं देना है तो बदलाव का सुझाव दे सकती है, मगर अंतिम स्वीकृति लोकसभा की ही मानी जाएगी। वित्त के मामले में पूरी शक्तियां यूं कहा जा सकता है कि लोकसभा के पास है। राज्यसभा चाहकर भी उसमें यदि लोकसभा न चाहे तो कोई बदलाव नहीं कर सकती, सुझाव दे सकती है, अस्वीकार भी नहीं कर सकती। मंत्रिपरिषद से जुड़ी शक्ति सीधे तौर पे लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य मंत्रिपरिषद में अविश्वास जारी करते हैं तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं है ना। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए यदि अब लोकसभा के सदस्यों की योग्यता की बात की जाए तो सांसद बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। शपथ या प्रतिज्ञान लेना पड़ेगा कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा रखता है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा। उसे भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, या यूं कहें भारत का नागरिक होना चाहिए। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिसके लिए भी आरक्षण लागू होता है उससे संबंधित होना चाहिए। योग्यताएं हैं, समझ में मतलब कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। कार्यकाल तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 साल की समाप्ति से पहले भी इसे भंग कर सकता है। और दूसरी बात, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, है ना, इसकी अवधि को 1 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है ना, एक बार में 1 साल के लिए। लेकिन यह आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं होगा। ये भी इसमें ऐसी बात दी गई है।
अधिकारी की बात की जाए तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो सभापति यानी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगला सदन है ना नया अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। तो कौन होते हैं अध्यक्ष? अध्यक्ष भी आपस में ही, जैसे राज्यसभा में उपराष्ट्रपति आपस में चयन किया जाता है, उसी प्रकार कुछ लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन द्वारा निर्वाचित भी, यहाँ के भी उपाध्यक्ष सदन द्वारा निर्वाचित होते हैं, बैठकों की अध्यक्षता करता है ना। वर्तमान में ये भी एक हॉट टॉपिक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, आप सभी को ये जानकारी होगी ही। आइए आगे बढ़ते हैं और समापन की ओर ही है। बस संसद की भी मतलब टोटल एक कलेक्टिव शक्तियां और कार्य जान लें तो अलग अलग उसमें है, ये नोट्स में आपको ऐड करना चाहिए। विधायी कार्य, केवल संसद ही संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है ना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसमें जो संघ सूची होती है ना सेंट्रल लिस्ट जो है अपनी, उसमें केवल संसद ही कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडलों के साथ संसद को समवर्ती सूची जो दोनों के लिए है उस पर कानून बनाने का अधिकार है ना। तो उसके लिए उसको राज्य के विधानमंडलों का साथ में उनको लेना पड़ेगा। वित्तीय कार्य की यदि बात की जाए तो ये जनता के धन का संरक्षक है। कौन? संसद। सरकार संसद की मंजूरी के बिना ना तो जनता पर कोई कर लगा सकती है और ना ही पैसा खर्च कर सकती है। बजट को हर साल संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी आपको मालूम है। एक अलग सत्र होता है बजट सत्र। चुनावी कार्य, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है संसद, है ना। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है तथा राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है, जो बताया है। पदच्युत करने की शक्ति यदि है तो वो संसद के पास है ना। क्या करने की? कुछ उच्च पदाधिकारियों को संसद की पहल पर पद से हटाया जा सकता है। देखा जा चुका है, कई बार देखा है। ये संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति भी रखती है। संविधान में संशोधन तो ये तो है ही, संविधान के अधिकांश हिस्सों में संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। कुछ प्रावधानों में केवल राज्यों के अनुमोदन से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। जो मूल ढांचा है और कुछ जगहों पे बताया गया जैसे मौलिक अधिकार हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति, संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण, सूचना स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अब यहाँ कुछ टॉपिक होंगे जो थोड़ा सा नहीं समझ में आए होंगे। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण, सूचना, ये और साथ में जो संशोधन की बात है या फिर अलग अलग सत्रों की बात है। मैंने जैसा बताया इंट्रो में, बड़ा वीडियो नहीं बन सकता पर इसमें एक श्रृंखला चलाई जा रही है, तो बहुत जल्दी पूरे संसद का कवरेज अन्य वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलेगा। सत्र क्या है, अलग अलग ये विशेष जो आप देख रहे हैं आर्स क्या है ना, प्रश्नकाल, शून्यकाल ये क्या है ना, समितियां वर्क करती हैं, वो समितियां क्या हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं, तो ज़रूर उनको देखिए। कुछ प्रश्नों की स्लाइड्स आगे चलेंगी, उनको भी ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। स्लाइड ज़रूर देख के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।